हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं और आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और वीडियो उस टाइम पर देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। क्यों बताऊं? क्योंकि एनपीओ का जो चैप्टर है, मुझे पता है कि एनपीओ के चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। बिकॉज इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरा एनपीओ 30 से 40 मिनट्स के अंदर करवा दूंगा। मतलब आपके 8 to 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, वो पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। हाँ जी, तो मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो अगर आप उस टाइम पर देख रहे हो जब आपके एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एनपीओ में अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, माई सेल्फ सीए जय चावला। मैं इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स और सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ाता हूं। बट क्योंकि कई सारे बच्चे फाउंडेशन के मुझसे जुड़े हुए हैं तो कई बार मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है कि सर आप कुछ टॉपिक पढ़ा दोगे, कुछ रिवाइज करवा दोगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पर्टिकुलरली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर एनपीओ का चैप्टर मैं अगले 30 से 35 मिनट्स में आपको सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा। उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल में आपके कवर हैं। अब ये पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगी? ये पीडीएफ फाइल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप ये पीडीएफ फाइल ओपन कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस एनपीओ चैप्टर में क्या क्या कवर किया है। और मैंने सारा 100% एडजस्टमेंट्स कवर किया है, जैसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चीजें, उसके बाद सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड चीजें, इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, सब चीजें। उसके बाद डोनेशंस अगर स्पेसिफिक हो, जनरल हो तो क्या होगा, इंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, लेगेसी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, डेप्रीसिएशन, ट्रेडिंग, कैंटीन या स्टोर एक्टिविटी में जब आप सेल परचेज करते हो उसको कैसे शो करोगे, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूवल बेसिस पे आया तो क्या करेंगे, इसके अलावा कैपिटल फंड का क्या करेंगे, कैपिटल फंड कई बार हमें निकालना पड़ता है, रिसीट एंड पेमेंट वर्सेस इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर कुछ बातें। और तो और कई बार आपने एनपीओ के चैप्टर में देखा होगा कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो बहुत सारी चीजें नेट बेसिस पर आती हैं, ग्रॉस बेसिस पर नहीं आती। ठीक है ना, जैसे मैं ट्रेडिंग, जैसे मेरी कैंटीन चल रही है तो कैंटीन में जो मैंने सेल किया, परचेज किया, उसका नेट जो प्रॉफिट आया वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूं। और कई बार कुछ चीजें ग्रॉस बेसिस पे आती हैं, तो कौन सी चीजें हमें नेट बेसिस पे लिखनी पड़ती है, कौन सी चीजें ग्रॉस बेसिस पे लिखनी पड़ती है, उसके सारे इंप्लीकेशंस, सारे के सारे उसके एडजस्टमेंट्स, जैसे कि सेमिनार, कंसल्टेंसी, उसके अलावा कई सारे केसेस, उसके बहुत सारे नेट प्रेजेंटेशन के केसेस, उसकी ओवरऑल समरी, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और सबसे लास्ट में मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मास्टर टेबल, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे 37 एडजस्टमेंट्स एक साथ आपके लिए रेडी बना के रखे हैं। मतलब ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने सिर्फ पीडीएफ को भी देख लिया एग्जाम वाले दिन, सिर्फ एग्जाम वाले दिन अगर आपने इस पीडीएफ को देख लिया, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यकीन मानो अगर आप यहां तक आ चुके हो तो ये वीडियो जरूर पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अपना कमेंट, अपना फीडबैक आप बाद में जरूर दे सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं बिना कोई देरी किए हुए ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, बस बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको एनपीओ में इससे बेस्ट और कोई समरी नहीं मिल सकती। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये पूरा का पूरा पीडीएफ आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए बनाया है और मैंने हर जगह आईसीआई के वो इलस्ट्रेशंस का भी रेफरेंस दिया है जो आप अपनी तरफ से रेफर कर सकते हो। सबसे पहले अपन बच्चों बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आप जानते हो कि सब्सक्रिप्शन के बिना कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका रेलेवेंस इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7, 10, 12 वैसे तो सभी हमें आता है, बट इसके जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं उससे मैंने यहां पे लिया है। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो आप आराम से मेरे साथ साथ सुनते जाइएगा। अगर आप खुद सॉल्व भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुनते जा रहे हो तो भी चलेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जहां पर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर ₹450। तो 450 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2022। मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा करंट ईयर है वो 21-22 है। These subscription include 20,000 received for the year ended 31st March 21। अरे ये तो पिछला साल है, पर मुझे इस 450 के अंदर ये 20,000 का भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। ये तो पिछला साल का रिसीव हुआ है ना।
हाँ, ये 20,000 रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, पर क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो कैश में रिसीव हुए हो चाहे नहीं रिसीव हुए हो। तो मैं उसको यहां से माइनस कर दूंगा 20,000 ऑन 31 मार्च 22, मतलब करंट ईयर के क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹15,000, मतलब करंट ईयर में ही मुझे करंट ईयर का 15,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है पर अभी तक मिला नहीं है। हाँ, ये रिसीट एंड पेमेंट में तो नहीं आएगा, पर ये करंट ईयर का है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ये अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, मतलब ये मेरे 450 में अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 450 रिसीव्ड वाला है, तो मैं इसको अलग से ऐड कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने के लिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 बट पर्टेनिंग टू ईयर 23, कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे करंट ईयर में मिल गया, मतलब इसी करंट ईयर में इसी 450 के अंदर कुछ मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, पर वो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है 26, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है तो हटा देंगे 26 को। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च 21 इंक्लूड 18,000 पर्टेनिंग टू द ईयर 21-22, और कुछ सब्सक्रिप्शन मुझे पिछले साल एडवांस मिल गया था करंट ईयर के लिए, जो मेरे को इस बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 450 में वो शामिल नहीं होगा। 18,000 पिछले साल मिल गया था, पिछले साल के रिसीट एंड पेमेंट में चला गया था, पर इस साल का था, करंट ईयर का था, तो मैंने उस 18 को ऐड कर दिया। कुल मिला के मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम हो गया 437। ये मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम हो गई 437। कहां जाएगी सर? ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगी। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो सोचिए बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। बैलेंस शीट में बेटा ऐसी चीजें आती हैं जो या तो असेट के नेचर की हो या तो लायबिलिटी के नेचर की हो, जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर में सेटल होंगी, पिछले साल की चीज नहीं। बैलेंस शीट में हमेशा वो आता है जो नेक्स्ट ईयर सेटल होता है, जैसे असेट मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, पेमेंट करने वाला हूं जो नेक्स्ट ईयर करूंगा, ऐसा। तो नेक्स्ट ईयर की चीजें, तो नेक्स्ट ईयर की एक तो चीज ये 26,000 है, तो मैंने 26,000 यहां डाल दिया। 26,000 क्या है? 26,000 वाले पॉइंट को वापस से पढ़ते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 बट पर्टेनिंग टू ईयर 23, मुझे एडवांस में मिल गया 26, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है तो मुझे एडवांस में मिल गया, तो वो मेरी लायबिलिटी मानी जाएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 26,000, और इसके अलावा 15,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी मुझे मिलना बाकी है, ये वाला सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो 15,000 हो गई मेरी असेट जो बैलेंस शीट में आएगी। कुल मिला के बैलेंस शीट में सिर्फ वो आइटम लिखो जो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है या नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हो, या नेक्स्ट ईयर की इनकम है अभी पहले से ही मिल गया, मतलब जिसका किसी ना किसी तरीके से नेक्स्ट ईयर से रिलेशन है। आई मेरी बात समझ में? तो वो सब चीजें आपकी बैलेंस शीट में आ सकती हैं। तो ये था आपका पहला सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन को लेकर आपको 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशन 2, 6, 7, 10 और 12 आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आप ये इलस्ट्रेशन सिर्फ लास्ट के दिनों में देख के जाओगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। नाउ सैलरी एंड एक्सपेंसेस, सैलरी एंड एक्सपेंसेस जो कि सब्सक्रिप्शन का जस्ट उल्टा, सब्सक्रिप्शन अगर इनकम है तो सैलरी आपका एक्सपेंस है। ठीक है, अब सैलरी और एक्सपेंस में क्या फर्क है? क्या कि सैलरी और एक्सपेंस बेसिकली क्या होगा? जैसे पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा पेड ड्यूरिंग द ईयर ये है, तो ये कहीं ना कहीं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब ये आपका आउटफ्लो हो गया। ठीक है, पर इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, प्रीपेड एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्रीपेड एट द एंड। तो इनका मतलब क्या होता है? जैसे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है मतलब ये कि करंट ईयर के साल में ये आउटस्टैंडिंग था, मतलब पे करना बाकी था, तो इसका मतलब करंट ईयर में मैंने उसको पे कर दिया होगा। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो ये तो प्रीवियस ईयर का है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है मतलब प्रीवियस ईयर का है। प्रीपेड एट बिगिनिंग, और प्रीपेड अगर बिगिनिंग का है मतलब ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है। तो सैलरी के केस में अगर बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है मतलब पे करना था, शुरू में बोल रहे हो, साल के स्टार्टिंग में बोल रहे हो पे करना है, मतलब वो पिछले साल का था जो पे नहीं किया था, करंट ईयर में पे किया होगा, मतलब वो प्रीवियस ईयर का है। और साल के शुरू में बोल रहे हो कि पहले से ही पे कर दिया, मतलब करंट ईयर का तुमने पहले से ही पे कर दिया। आई बात समझ में? वैसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड, अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्रीवियस ईयर है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर हुआ। और प्रीपेड एट द एंड मतलब तुमने करंट ईयर में दिखा दिया मैंने पहले से ही पे कर दिया, मतलब तुमने अगले साल का पहले से ही पे कर दिया, मतलब ये तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का है। अब इस पूरे ओवरऑल सिचुएशन में क्या क्या होगा? 23,000 में आप 1400 प्रीवियस ईयर का है वो हटा दो, तो आपने 1400 हटा दिया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था। 400
करंट ईयर का है जो आपने पहले से ही पे कर दिया था, पिछले साल ही पे कर दिया था, वो आप ऐड कर दो, करंट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1800, ये आपने करंट ईयर में पे किया नहीं है पर करंट ईयर का ही है, तो ये भी ऐड कर दो 1800, ये भी करंट ईयर का है। और इसके अलावा आपका प्रीपेड एट द एंड 600, ये आपने करंट ईयर में प्रीपे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हटा दो -600। तो इससे आपका एक्सपेंस आ गया 23,200, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आई एंड ई मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आप 23,200 की एक्सपेंस बुक करोगे। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से हो। तो सुनिए, प्रीपेड एट द एंड जो नेक्स्ट ईयर की एक्सपेंस है, मैंने पहले से ही पे कर दी, मतलब असेट 600, मुझे प्रीपेड असेट दिखाना है बैलेंस शीट में। और यहां पर ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है बच्चे, ये करंट ईयर का एक्सपेंस है बच्चे, बट ये मिलेगा तुझे कब, ये तुझे पे कब करना पड़ेगा, पेड इन नेक्स्ट ईयर। तो इसको नेक्स्ट ईयर में पे करेगा, मतलब इसका रिलेशन भी नेक्स्ट ईयर से है करंट ईयर का पर नेक्स्ट ईयर पे करेगा। तो 1800 तेरा लाइबिलिटी तेरे को पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। आया समझ में कि नहीं? तो ये इस तरीके से तुमने अपने सैलरी को बना दिया। अगर तुम्हें इसके रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस देख के जाने तो तुम ये 3 इलस्ट्रेशंस जरूर देख के जाना। अब बात करते हैं डोनेशन। अब तुम्हें मजा आएगा बिकॉज तुम्हें लग रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन और सैलरी तो सर हर कोई पढ़ा देता है, आगे की बात करो, कुछ नया बताओ। तो देखो अब तुम्हें मजा आने वाला है धीरे धीरे ना। बेसिकली क्या है, मेरी टीचिंग और जो ये नोट्स है ना, ये ऐसा है जो धीमी आंच पे अगर बनाया जाता है ना, जो खाना, जो सबसे टेस्टी खाना होता है जो धीमी आंच पे बनता है, उसका टेस्ट अलग ही निकलता है। वही होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। जैसे जैसे धीरे धीरे आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इन नोट्स में कितना पावर है, और आखिरी के दिनों में आपको ये नोट्स और आपको ये वीडियो कितना काम आने वाला है। डोनेशंस आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, कभी डोनेशंस जनरल होते हैं तो कभी किसी स्पेसिफिक पर्पस के होते हैं। तो अगर जनरल डोनेशंस की मैं बात करूं, ठीक है ना, अच्छा मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, आईसीआई मॉड्यूल के रेफरेंसेस मैंने दे रखे हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा आता है डोनेशन रिसीव्ड, नहीं बताया जाता कि वो क्या डोनेट, किस पर्पस के लिए, बिल्डिंग के लिए है, मैच के लिए है, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, सेमिनार के लिए है, कुछ नहीं, बस डोनेशन रिसीव बोल रहा है, आपको हमेशा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मानना है। अगर वो जनरल डोनेशन है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अगर उसके आगे पीछे कोई वर्ड स्पेसिफिक नहीं है तो वो जनरल डोनेशन है। पर यहीं पर अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैच फंड, ऐसा कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, रेफरेंस आपको मिल जाएगा, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप स्पेसिफिक डोनेशन का एक तरीके से डोनेशन अकाउंट बना लोगे, स्पेसिफिक डोनेशन अकाउंट बना लोगे। हाँ, जैसे ओपनिंग मैच फंड ये डोनेशन है, तो आपके पास ये ओपनिंग मैच फंड रखा हुआ है 30,000, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, ये ओपनिंग मैच फंड आपके पास रखा हुआ है 30,000। डोनेशन फॉर द मैच, आपको डोनेशन मैच के लिए रिसीव हुआ, तो आपने एंट्री क्या की होगी, इसकी एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, तो ये हो जाएगा बाय बैंक, ये ओपनिंग आ गया और ये बाय बैंक में आ गया 55,000, ठीक है। फिर आपने टिकट सेल किए मैच के, वो भी आपके स्पेसिफिक डोनेशन को बढ़ा देगा, तो ये भी आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये भी आप डोनेशन फंड में डाल दोगे, ठीक है। तो यहां पर ये आपने 20,000 रुपीज ये टिकट्स के आ गए, टिकट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मैच एक्सपेंसेस, अब आपने जो इतना मैच के लिए कलेक्ट किया उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंस हुए, तो एंट्री हुई आपकी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आ गया आपका 1,10,000 डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप ध्यान से देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 30, 55 और 20, इसका टोटल आ रहा है 1,05,000 और इसका टोटल आ रहा है 110 -110, अरे बाप रे 5,000 तो नेगेटिव आ गया, मतलब आउटफ्लो ज्यादा है कलेक्शन कम है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब 5,000 का एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया, उस 5,000 को मैं ले जाऊंगा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर जनरल डोनेशन है तो वो पूरा का पूरा रिसीव करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, पर अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो आप उसका एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हो, जितना भी आप कलेक्ट करोगे वो क्रेडिट साइड लिखोगे और उसके अगेंस्ट जो भी आपने खर्चे किए वो डेबिट साइड लिखोगे। अब जो भी आपको इसमें डिफरेंस आ रहा है, अगर यहां डिफरेंस आ रहा है मतलब कलेक्शन कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो ये आपका नुकसान है और उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालोगे। यहां पर 5,000 एक्सेस आपका एक्सपेंस बन गया और आपका वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ये 5,000 में डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, 5,000 ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया। यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए अगर ये 110 की जगह, 110 की जगह अगर ये 1 लाख होता
तो आप जानते हो कि 5000 यहां आता, 5000 यहां आता और ये 5000 आपका क्लोजिंग बैलेंस रखा रहता, बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। तो अगर डोनेशन अकाउंट में बाकी का पैसा बच गया तो वो एज अ क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा। पर उसी के बजाय अगर ऐसा ना होके ये हो गया 5000, तो ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस दिखेगा, ये आपके एक्सपेंस दिखेगा जो कि मैंने यहां दिखाया, और बैलेंस शीट में अब आपका नील, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हो गया, नलिफाई हो गया। आई बात समझ में? तो स्पेसिफिक डोनेशन अकाउंट, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो आप उस स्पेसिफिक डोनेशन का अकाउंट बनाइए, जो भी कलेक्ट करोगे आप क्रेडिट साइड में, जस्ट लाइक रिसीट एंड पेमेंट। मतलब बेसिकली जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वैसे ही स्पेसिफिक डोनेशन अकाउंट बनेगा, जो भी कलेक्शन आया क्रेडिट, और जैसे रिसीट पेमेंट बनता है या जैसे इनकम एंड एक्सपेंस बनता है उसी तरीके से। तो जो कलेक्शन आया वो क्रेडिट, और जो आपने एक्सपेंसेस किए वो आपने डेबिट। जो भी डिफरेंस आया, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है मतलब आपका कलेक्शन कम हुआ है, नुकसान हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। डेबिट साइड यहां पर आया मतलब बैलेंस बच गया, मतलब वो बैलेंस आपका स्पेसिफिक डोनेशन का बैलेंस शीट में जाएगा। कुल मिला के आई बात समझ में? ये था जनरल वर्सेस स्पेसिफिक डोनेशन। अब बात करते हैं आपके एंट्रेंस फीस की, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की बात करते हैं। तो अगर एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस की बात करें तो जैसे आपको एंट्रेंस फीस कलेक्ट हुआ है 85,000, अगर वो आपको बोल रहा है कैपिटलाइज करो 50%, सितंबर 25 के क्वेश्चन में आया था ये, ठीक है, कैपिटलाइज करो 50%, तो मतलब वो ये आपको कहना चाह रहा है कि जितना भी आपको एंट्रेंस फीस मिली है उसका आधा आप इनकम मानोगे और आधा आप कैपिटल रिसीट मानोगे, आधा रेवेन्यू रिसीट आधा कैपिटल रिसीट, तो आधा आधा आपने कर लिया। तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या पूरा का पूरा मेरे रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा? हाँ, पूरा का पूरा रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में कलेक्शन की तरह आएगा। अब जो कैपिटल पोर्शन है वो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, वो मेरे कैपिटल फंड को बढ़ा देगा, कैपिटल फंड 42,500 लाइबिलिटी साइड में चला गया, मतलब पैसा मिल गया पर कैपिटल की तरह ट्रीट होगा, और आधा मेरी इनकम की तरह ट्रीट होगा। आई मेरी बात समझ में? अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट 100% कैपिटल, याद रखिएगा इस बात को, भूलना मत। ये तो मैंने यहां बता दिया कि कैपिटलाइज 50%, पर अगर आपको कोई एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस मिली है और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं आपको बता दूं कि उस केस में आपको पूरा का पूरा कैपिटल फंड मानना पड़ेगा, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? अब बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस की। तो लाइफ मेंबरशिप फीस की अगर बात करें, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस में आपको मिला 1,20,000, क्या करना है? हमेशा कैपिटल फंड मानना है। कैपिटल फंड मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ये कभी भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज वेरी सिंपल, कैपिटल रिसीट, बैलेंस शीट, कैपिटल फंड। फिर बात करते हैं लिगेसी। लिगेसी क्या लिखा होगा? लिगेसी रिसीव्ड अंडर विल, मतलब मुझे विल के थ्रू कुछ पैसा मिला, ऐसा कुछ आया 250, क्या? ऑलवेज कैपिटल फंड, मतलब लाइबिलिटी साइड। लिगेसी पहचानोगे कैसे? एज पर विल ऑफ द डिसीज्ड, तो क्वेश्चन में लिखा होगा अमाउंट रिसीव्ड एज पर विल ऑफ द रिसीव्ड, विल ऑफ द डिसीज्ड, तो समझ जाना कि वो लेगेसी है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हो या फिर लेगेसी हो, ये दोनों कैपिटल फंड होंगे, कैपिटल रिसीट होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं सेल ऑफ फिक्स असेट, बहुत सिंपल है सेल ऑफ फिक्स असेट। जैसे आपकी एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000, आपने उसको असेट को सेल कर दिया 8,000 में, आपको क्या हुआ? इसमें नेट नेट आपको 2,000 का नुकसान हुआ, तो नेट नेट 2,000 का नुकसान आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,000 का नुकसान जाएगा। हाँ, जो 8,000 आपको मिला ये रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, ये रिसीट एंड पेमेंट में कलेक्शन माना जाएगा। बैलेंस शीट में इसका क्या इंपैक्ट होगा? जो असेट है उसकी कॉस्ट 10,000 है, तो असेट 10,000 से कम हो जाएगी, तो बैलेंस शीट में असेट रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से, कलेक्शन आपको 8,000 का हुआ, बट नुकसान नेट नेट लॉस या इसकी जगह प्रॉफिट वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। फिर बात करें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको असेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह कुछ दिया होगा, सीधा उसके ऊपर रेट लगा के आपको डेप्रिसिएशन डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, ठीक है, और बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये ना दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ट्रेडिंग, कैंटीन, स्टोर एक्टिविटी, ठीक है ना, इसमें दो क्वेश्चन बहुत प्यारे लगे मुझे। लॉयन क्लब क्वेश्चन, लॉयन क्लब का एक क्वेश्चन है आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, और एक रिपब्लिक कॉलेज वाला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 13। जैसे वो आपको बोलेगा, मतलब इनका कोई भी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है ना, वहां पर एक कैंटीन चल रही है,
वहां पर कई कैंटीन चल रही है या स्टोर है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि कैंटीन में बेसिकली चाय समोसे वगैरह बिकेगा, तो उसका पैसा मिला, रिसीट फ्रॉम द ऑपरेशन 1762, मतलब ये बेसिकली आपका सेल फिगर है। अब उस कैंटीन में स्टॉक होगा, जो स्टॉक को हम सेल कर रहे हैं, जिसको सेल करने पर अपने को पैसा मिल रहा है, तो वो ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक का परचेज है, स्टॉक का क्लोजिंग है। क्या करोगे, सुनो ध्यान से, ये सारे के सारे आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप इंटर लेवल पे आओगे ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया जाएगा। इंटर लेवल पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अब आपको समझ में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 380, ठीक है, फिर आपके पास परचेजेस 15 लाख, मतलब पहले से ही आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, आपने स्टॉक और खरीदा 15 लाख का, और लास्ट में ईयर एंड में आपके पास कुछ स्टॉक बच गया, तो माइनस कर दो 210। इसका मतलब ओपनिंग प्लस परचेज, इतना स्टॉक टोटल हो गया, इतना बच गया, तो बाकी का स्टॉक बिक गया। तो जो बाकी का स्टॉक बिक गया उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आया आपका 1670। जो स्टॉक सेल हो गया उसकी कॉस्ट है 1670, और वो कितने में सेल हुआ, वो सेल हुआ आपका 1762 में। तो स्टेप नंबर 1 में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हो, स्टेप नंबर 2 में आप फाइनल प्रॉफिट निकाल रहे हो उस सीओजीएस को सेल से कंपेयर करके। तो आपने सेल और सीओजीएस कंपेयर किया, प्रॉफिट आया, और फाइनली ये प्रॉफिट आप डालोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है ये जाएगा आपके बैलेंस शीट में, ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट में ये जो सेल है ये रिसीट में जाएगा, और ये परचेजेस ये पेमेंट में जाएगा। तो रिसीट में जितना कलेक्शन, पेमेंट में जितना परचेजेस, अगर ये परचेज कैश में है तो, ठीक है। और इसके अलावा आपका प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, तो ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है, डन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट्स है आपके पास तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो आपको देखना है कि कितना कमाया है, कितना अर्न किया है, मतलब अक्रू कितना हुआ है। तो इंटरेस्ट अगर मान लो आपको रिसीव हुआ है 8000, जो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा होगा, जरूरी नहीं कि यही आपकी इनकम हो। आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर अलग से परसेंटेज लगा के निकाल रहे हो, तो अगर मान लो आपका 8500 आ रहा है, मतलब ये आपका एक्चुअल अर्निंग है जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 8500, और उसमें से 8000 आपको मिल चुका है, मतलब 500 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा मतलब बैलेंस शीट। आई बात समझ में? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल फंड, पहले आप पढ़ लो क्या लिखा है। टू प्रिपेयर द फाइनल बैलेंस शीट, आपको क्वेश्चन में वो बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब आप सब जानते हो बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे असेट्स चाहिए, लायबिलिटीज चाहिए, और मुझे कैपिटल बैलेंस चाहिए। कैपिटल बैलेंस के लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ओपनिंग कैपिटल में सरप्लस कैसे ऐड करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मुझे सरप्लस आएगा, प्रॉफिट, तो उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए। तो ओपनिंग कैपिटल फंड कई बार मिसिंग होता है। तो टू प्रिपेयर द फाइनल बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, वी नीड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड हो सकता है क्वेश्चन में ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और ओपनिंग बैलेंस शीट में आप सारे ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज लिखोगे, तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा। अब देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओ ओपनिंग, जिसमें आपने सारे ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट लिखे, ठीक है ना, ये आपने एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, आपने सारे के सारे असेट्स लिखे, आपने सारे के सारे लायबिलिटीज लिखे, और आपका कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल गया। या तो आप बिना बैलेंस शीट बनाए आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हो कि ऑल असेट्स ओपनिंग माइनस ऑल लायबिलिटीज ओपनिंग, तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। क्लियर? ओपनिंग कैपिटल फंड क्यों चाहिए? ताकि मैं सरप्लस, करंट ईयर का सरप्लस जो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकाला है वो ऐड कर सकूं, और क्लोजिंग कैपिटल फंड मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में रख सकूं। दिस इज अबाउट कैपिटल फंड, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू लेट यू नो, जो आप लोगों को पता है बट फिर भी, रिसीट एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, कैश की समरी। जितना भी कैश आया, चाहे पिछले साल का आया, चाहे नेक्स्ट ईयर का आया, चाहे करंट ईयर का आया, जो भी कैश आया वो रिसीट में आएगा। वैसे ही पेमेंट भी, जो भी पेमेंट किया, चाहे नेक्स्ट ईयर का, पिछले साल का, करंट ईयर का, सब पेमेंट में आएगा। बट अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब अभी तक कैश मिला नहीं, कैश पे नहीं किया, रिसीवेबल है, वो सब रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आता है। तो बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस इनकम अक्रूवल बेसिस वाला,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर रेंट पेड किया है तो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग है 4, मतलब पेड तो किया ही है पर उसके अलावा 4000, मतलब ओवरऑल 92,000 का रेंट है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंस में 92 और 4000 पे करना बाकी है, नेक्स्ट ईयर पे करूंगा तो बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ यहां तक आपको एक बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स की मैंने समरी करवाई। अब आपका मेन मजा स्टार्ट होता है, जो कि आपको मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि नेट प्रेजेंटेशंस एनपीओ में कहां कहां होते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट प्रेजेंटेशन कहां कहां होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अभी जैसे मैंने आपको ये ट्रेडिंग, कैंटीन, स्टोर एक्टिविटी पढ़ाया, इसमें कई बार बच्चों को डाउट आता है कि सर रिसीट फ्रॉम ऑपरेशन, सर डायरेक्टली इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं डाला, परचेजेस को डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं डाला, हमने पहले सीओजीएस क्यों निकाला, है ना। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ग्रॉस अमाउंट ही डायरेक्टली डाल रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा। तो सिंपल सी बात समझना, द गोल्डन आईसीएआई रूल, नेट प्रेजेंटेशन आपको कब करना है। नेट प्रेजेंटेशन इज ओनली अलाउड when the activity is incidental and income is earned specifically to meet the expenses of the same activity. If income exists only because expenses were incurred, show net figure. मतलब पूरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल करना मेरा मेन उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, वो एक इंसिडेंटल एक्टिविटी है। वो तो क्या है कि मुझे खर्चे करने हैं, वो खर्चे करने से कुछ मेरी इनकम जनरेट हो जाती है बाय द वे, तो ऐसे केस में मुझे नेट प्रेजेंटेशन करना है। जैसे अब एक एक करके देखिए, सेमिनार कॉन्फ्रेंस गिवन क्या है, सेमिनार रिसीट आई और सेमिनार के एक्सपेंसेस आए 450। व्हाई वर सेमिनार कंडक्टेड, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटी। क्या सेमिनार कंडक्ट करना मेरा प्रॉफिट मोटिव है, नहीं, सेमिनार तो मुझे कंडक्ट करना ही है एज एन एकेडमिक एक्टिविटी। तो हो सकता है उससे इनकम पूरी हो सकता है ना हो, मतलब एक्सपेंसेस करना जरूरी है जिससे इनकम इंसिडेंटली आ रही है, तो मैं नेट प्रेजेंटेशन करूंगा। तो आईसीआई का लॉजिक क्या है, सेमिनार इनकम इज इंसिडेंटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम आर इनसेपरेबली लिंक्ड, दोनों लिंक्ड हैं, तो यहां पर मैं प्रेजेंटेशन करूंगा सिर्फ 30,000 रुपीज नेट नेट दिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक स्कूल, एक कॉलेज जैसे आईसीएआई अगर सेमिनार कंडक्ट कर रहा है, आईसीआई के सेमिनार होते रहते हैं, तो उसमें अगर वो कुछ खर्चे कर रहा है तो सेमिनार तो उनको कंडक्ट करना ही करना है, सीधी बात है। अगर उनसे उनको कोई फीस कलेक्ट होती है, इनकम कलेक्ट हो रही है, तो वो एक इंसिडेंटल है, वो मोटिव के साथ नहीं कि नहीं नहीं हम तो सेमिनार करेंगे ताकि प्रॉफिट हो, बिना मोटिव के। तो ऐसी एक्टिविटी जहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है वहां पर आप प्रेजेंटेशन नेट करोगे, ठीक है। आईसीआई वर्डिंग, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम earned like seminar expenses are shown net. कंसल्टेंसी की बात करते हैं, कंसल्टेंसी इनकम 128, कंसल्टेंसी एक्सपेंस 28। सेम लॉजिक, कंसल्टेंसी अंडरटेकन बिकॉज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस बिलोंग टू सेम एक्टिविटी, नेट कंसल्टेंसी इनकम 1 लाख। तो अगर कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करना ही है, चाहे उससे इनकम मिले चाहे नहीं मिले, पर आपको कंसल्टेंसी देना है, तो आपकी वो मेन एक्टिविटी नहीं है, इंसिडेंटल है, तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट दिखाओगे, ठीक है। सर नेट प्रेजेंटेशन कब नहीं होंगे, व्हेन नेट प्रेजेंटेशन इज नॉट अलाउड। पहला, रेगुलर इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक रेगुलर मेन इनकम हो रही है तो वो आपकी नेट फॉर्म में नहीं होगी, वो आपकी ग्रॉस फॉर्म में शो होगी। जैसे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से आप सैलरी माइनस करके नहीं दिखाते हो, आपकी वो मेन इनकम है। ट्यूशन फीस, गवर्नमेंट ग्रांट, ट्यूशन फीस स्कूल के केस में ट्यूशन फीस, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब आपको ग्रॉस बेसिस पे दिखाना है, शो देम ग्रॉस इनकम। और इनके अगर कोई एक्सपेंसेस होंगे तो आपको सेपरेटली दिखाने, बिकॉज दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, ये इंसिडेंटल इनकम नहीं है। तो इनकम दो टाइप की, एक प्राइमरी सोर्स जो कि ग्रॉस दिखती है, और एक इंसिडेंटल, मतलब खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, अगर उससे कोई इनकम आ गई तो अच्छी बात है, मतलब इंसिडेंटल, तो नेट दिखाना है। एक और बात, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, कैंटीन और स्टोर, नॉट डायरेक्टली नेट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हालांकि ट्रेडिंग एक्टिविटी भी आपका कहीं ना कहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका डायरेक्टली ग्रॉस नहीं दिख रहा है, पर लॉजिकली देखा जाए तो आपको यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहां आप ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे, यहां आप सेल दिखाओगे, आप यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, यहां आप परचेजेस दिखाओगे, और जो आपको यहां जीपी मिलेगा ये चला जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बट ये जो सेल परचेज दिखा, ये हमने ट्रेडिंग में तो कम से कम दिखाया। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, या ट्रेडिंग अकाउंट के बदले जैसे मैंने आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिखाया, ये वाला स्टेप 1 की सीओजीएस निकालो और फिर प्रॉफिट निकालो, ऐसा करना पड़ता है। तो
मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आपकी कोई हो रही है तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस दिखेगी, फिर उसका जो जीपी आएगा वो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट वगैरह वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा। आप ये दोनों क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दोनों। इसके अलावा डोनेशंस, डोनेशंस स्पेसिफिक हो चाहे जनरल डोनेशंस हो। डोनेशन मान लो आपको मिला 1 लाख का और एक्सपेंस हुआ आपका 70,000 का, तो डोनेशन बेसिकली आपका कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा अगर वो स्पेसिफिक है तो, ठीक है। और एक्सपेंस मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि डोनेशन का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और सेपरेट अकाउंट के हिसाब से आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये एक क्विक कंपैरिजन टेबल है, कौन सी चीजें आपको नेट दिखानी है, सेमिनार कंसल्टेंसी आपको नेट दिखानी है, सब्सक्रिप्शन ट्यूशन फीस गवर्नमेंट ग्रांट आपको ग्रॉस दिखानी है। कैंटीन के अंदर आपको डायरेक्टली तो नहीं दिखाना है नेट, पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना है। अगर स्पेसिफिक फंड की बात करें तो उसका एक सेपरेट स्पेसिफिक डोनेशन फंड बनेगा, जो मैंने आपको मैच वाला ये दिखाया था डोनेशन फंड बना के, कौन सा वाला, ये वाला डोनेशन फंड बना के, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइंस फॉर द स्टूडेंट्स, हमेशा ये जरूरी नहीं कि जितना रिसीट हुआ उतना ही इनकम हो, जरूरी नहीं। अगर रिसीट के आगे पीछे और भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, तो रिसीट इज इक्वल टू इनकम नहीं हो सकता। पर अगर जो रिसीव हुआ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं बात की गई है कि उसके अलावा उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, प्रीपेड कितना है, एडवांस कितना है, कुछ नहीं, तो वो रिसीट इनकम हो सकती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी और ये नॉट कैश। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, ठीक है। सॉरी एडवांस इनकम नहीं, जस्ट अ मिनट, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, सॉरी मेरा मिस्टेक है, इनकम रिसीवेबल, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी नहीं आएगा, ये असेट आएगा, मैं इसको करेक्ट करके डालूंगा, डोंट वरी। और ये कैश में कलेक्ट नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल मतलब जो मेरा असेट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, या प्रीपेड है, तो वो आपकी असेट हो सकती है, लाइबिलिटी हो सकती है। तो इसमें भी दो चीजें हो गई, वो नॉन कैश है, पर आउटस्टैंडिंग, अब इसमें आउटस्टैंडिंग में अगर एक्सपेंस है तो वो लाइबिलिटी है, और अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो असेट है। नोट्स को मैं थोड़ा सा यहां पर ठीक कर दूंगा। स्पेसिफिक फंड नेवर टचेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अनलेस एग्जॉस्टेड। अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक फंड के केस में ये वाला अकाउंट बना के कि स्पेसिफिक फंड कभी भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, जब तक वो खत्म ना हो जाए, बल्कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, ठीक है। यहां पर एक्सपेंसेस थे 1,10,000, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और कलेक्शन उतना नहीं आया तो उसको बोलेंगे कि यार ये तो एग्जॉस्ट हो गया, तो खत्म हो गया, बल्कि उल्टा जेब से ज्यादा चला गया, तो बाकी का बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, नहीं तो कभी नहीं जाएगा। तो स्पेसिफिक फंड का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटल होगा जब तक कुछ और ना कहा जाए। डेप्रिसिएशन कंपलसरी है, चाहे उन्होंने आपको बोला हो चाहे नहीं बोला, अगर उन्होंने रेट दिया है तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को, सॉरी जस्ट अ मिनट, इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को आप जितना खुद से पढ़ोगे उतना बेस्ट है। यहां पर देखो सारे सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इनकम एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सैलरी एक्सपेंस प्रीपेड, सैलरी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सैलरी एक्सपेंस प्रीपेड, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, एक्सपेंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड, एक्सपेंसेस ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर स्पेसिफिक फंड, वो जो मैच फंड वाला मैंने अभी बताया, एंट्रेंस फीस, पार्टली कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप, लेगेसी, सेल ऑफ फिक्स असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डेप्रीसिएशन, परचेज ऑफ फिक्स असेट, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो आपकी कैंटीन स्टोर की हो रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी में लॉस आ गया, प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम जो आप अपने एम्प्लॉयज को नहीं किसी एक्सपर्ट को देते हो, किसी बाहरी व्यक्ति को देते हो, जैसे डॉक्टर्स को दिया, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज इन्वेंट्री, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इनको इक्विपमेंट अगर वो असेट है तो, इफ असेट, ठीक है ना, फिक्स असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैपिटल फंड ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग निकालना पड़े तो, सरप्लस ऑफ द ईयर, डेफिसिट ऑफ द ईयर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर मल्टीपल ईयर्स, गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू और मिसलेनियस इनकम। ये सारे एडजस्टमेंट्स मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। आप अगर हेडिंग देखेंगे कि भाई इनका ओवरऑल क्या ट्रीटमेंट होता है,
रिसीट एंड पेमेंट में इनका क्या इंपैक्ट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनका क्या इंपैक्ट आता है, बैलेंस शीट के अंदर इनका क्या इंपैक्ट आता है, और कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप, एग्जाम में वो क्या चेंजेस कर सकता है, या फिर उसके ऊपर कोई रिमार्क्स। तो ये आप मास्टर टेबल जरूर देख के जाना। सो गाइस, ऑल इन ऑल दिस एनपीओ इज अ ओवरऑल, दिस पीडीएफ इज अ ओवरऑल समरी ऑफ द एनपीओ, जिसमें आपकी सारी बातें, सारे क्वेश्चंस के सारे एडजस्टमेंट्स आपके कवर हो रहे हैं। तो मैं मास्टर टेबल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मास्टर टेबल आपको मैं अभी बस पढ़ा पढ़ा के मैं कितना ही बता दूंगा, बट हां मैं जरूर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दे रहा हूं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे स्टडी डाउट्स, सिर्फ और सिर्फ स्टडी डाउट्स, मैं बाकी चीजें एंटरटेन नहीं करूंगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे स्टडी डाउट्स पूछ सकते हो अगर आपको इस मास्टर टेबल में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल एनपीओ समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और मुझे एक और चीज बता के जाना कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जय सर आप हमें वो चीज बना के दीजिए, बता के दीजिए। अगर मुझे समय मिला, टाइम मिला, अपने इंटर और फाइनल की क्लासेस से अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं आपको वो चीजें बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज अभी शायद नहीं पर फ्यूचर में आपको ये चैनल सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक्स अ लॉट गाइस, और सबसे बड़ी बात, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, फीडबैक के लिए मैं आपका वेट करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।